मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा सब जानते हैं, इसकी काफ़ी रिपोर्टिंग हुई है। इसकी बहुत रिपोर्टिंग हुई है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। राष्ट्रपति ने एक अविश्वसनीय काम किया है। बस हवाई अड्डे पर उतरते ही इतना सुंदर हवाई अड्डा देखना और मेरे नाम पर एक इमारत का नाम रखा जाना, मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। ये बहुत अच्छा था। हवाई अड्डा बिल्कुल खूबसूरत है। अंदर आने वाली सड़कें बिल्कुल नई और सुंदर थी। और आप एक महान नेता रहे और पूरी दुनिया में सम्मानित नेता है। ये सच है, हमारे बीच शुरू से अच्छी केमिस्ट्री रही है। हमारे बीच एक बहुत खास रिश्ता रहा है कि राष्ट्रपति के नेतृत्व में तुर्की एक बहुत शक्तिशाली देश बन गया है, सैन्य रूप से। लोग जानते हैं, लोग असल में नहीं जानते कि ये कितना शक्तिशाली है। उनके पास हमारे बहुत सारे उपकरण हैं, उनके पास बहुत सारे बेहतरीन सैनिक हैं और वे वाकई ऐसे लोग हैं जिन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हमारे संबंधों की वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे राष्ट्रपति के प्रति सम्मान है और मुझे लगता है कि ये दोनों देशों के लिए वाकई फायदेमंद है। हम आगे भी आज हम व्यापार के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सेना से जुड़े अन्य मुद्दों और कई अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। शायद ईरान का भी जिक्र करेंगे, जहां हमने उनकी सेना को लगभग नष्ट कर दिया है और वे परमाणु हथियार नहीं रख सकते। हमारी चर्चाएं अच्छी हो रही हैं। हम तुर्की से काफी व्यापार करते हैं, दोनों बेहतरीन चीजें बनाते हैं और हमारे दोनों देशों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारी कई अच्छी बैठकें होंगी, अच्छा खाना खाएंगे और समय बिताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम करेंगे और अपने देशों के लिए अच्छा करेंगे। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, क्या आप तुर्की को F-35 बेचेंगे? कानूनी प्रतिबंधों का क्या होगा? खैर, ये एक फैसला है जो हम लेने वाले हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत से लोग, जिनमें यहाँ बैठे लोग भी शामिल हैं, सोचते हैं, आप जानते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। हमारे तुर्की के साथ बेहतर संबंध हैं और तुर्की कई मायनों में उन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा वफादार रहा है जिनके बारे में हमें लगता था कि वे वफादार होंगे। तो हाँ, ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हम विचार करेंगे। ये एक शानदार विमान है। ये सबसे अच्छा है, फिलहाल अब तक का सबसे बेहतरीन विमान है और ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पे हम विचार करेंगे। हाँ हाँ, डैनियल, कृपया। आप नहीं जान सकते कि रिश्ता खास क्यों है। कुछ लोगों के साथ आपकी बनती है और कुछ लोगों के साथ नहीं बनती। कभी कभी सबसे मुश्किल लोगों से ही आपकी बनती है, जैसे उसके साथ। कई बार आपकी नहीं बनती सबसे कमजोर और बेकार लोगों से। बस आपकी नहीं बनती, शायद आप उनका सम्मान नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं, जिस दिन से हम मिले हमारी बन गई। हमारे यहाँ एक पादरी थे, जैसा कि मुझे याद है, उनका नाम पास्टर ब्रंसन था। ये बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत ही दर्दनाक था। उन्हें लंबी अवधि की जेल की सजा सुनाई गई थी और मुझे लगा कि वो निर्दोष है और मैंने कॉल किया। दूसरों ने कॉल की, सफलता नहीं मिली। मैंने राष्ट्रपति को कॉल किया, उन्होंने तुरंत रिहा कर दिया। इसे इवेंजेलिकल समुदाय कभी नहीं भूलेगा। और क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे पास्टर ब्रंसन, तो आप जानते हैं, बस ऐसी ही बातें, हमारे लिए हमेशा सब कुछ ठीक ही हुआ है। और मुझे लगता है कि ये शुरू से ही रहा है, पहले ही पल से। बस जैसा मैंने पहले कहा, हमारे बीच अच्छा तालमेल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, और हम उसे भी सुलझा लेते हैं। मैं तो बस नतीजा हासिल करना पसंद करूंगा। मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। क्या यूरोप में और सैनिक लौट सकते हैं? क्या आप नेटो सहयोगियों की प्रगति से संतुष्ट हैं? की है, हम देखेंगे। मैं नेटो से बहुत निराश था और सच कहूं तो अगर ये तुर्की में आयोजित नहीं होता, जहां मेरे मित्र एक बहुत मजबूत नेता हैं, एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, तो संभव है कि मैं इसमें शामिल नहीं होता। मुझे लगा मुझे इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है उन्होंने पूरी कोशिश की है। नेटो का तुर्की या कहीं और आना बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ क्योंकि हमने ईरान में कुछ किया था। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए।
मैं उनकी मदद चाहता भी नहीं था, लेकिन पूछने से पहले ही उन्होंने कहा कि वे वहां नहीं होंगे। हमने नाटो में खरबों डॉलर निवेश किए हैं। क्यों? यूरोपीय देशों की रक्षा करने के लिए और दूसरे देशों, कनाडा वगैरह, लेकिन लोगों और देशों की रक्षा करने के लिए आमतौर पर पहले सोवियत संघ से, अब रूस से। और मैं कहता हूं कि ये ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे कि वे हमारी मदद करने के लिए बहुत इच्छुक होंगे। वे सच में नहीं थे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, मेरा ख्याल है कि अब वहां नहीं हैं। शायद इसी कारण उन्होंने जो किया वो बहुत अलोकप्रिय था। उन्होंने कहा युद्ध के बाद ही मदद करेंगे। मैंने कहा मुझे ऐसी मदद की जरूरत नहीं है। हमें बिल्कुल भी किसी मदद की जरूरत नहीं थी। और एक तरह से मैं लोगों की परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि वे हमारे लिए होंगे या नहीं, क्योंकि मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे हमारे लिए होंगे। और इटली ने हमें मना कर दिया, जर्मनी ने हमें मना कर दिया, और फ्रांस ने भी हमें मना कर दिया। और ये ठीक है। लेकिन आप जानते हैं हम सैकड़ों अरब डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं, जबकि वे हमारे साथ खड़े नहीं होते। हम हमेशा उनके लिए रहे हैं। जैसे और अधिक आपकी रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली। जहां आप इसे किसी तीसरे पक्ष को सौंप देते हैं, जहां तक दूसरों से निपटने की बात है, इसका क्या मतलब है? क्या वो सौदे का हिस्सा नहीं है? तीसरा पक्ष किस संदर्भ में तीसरा है? रूसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर चिंता रहे। क्या आपको भी यही चिंता है? मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मेरा मतलब वही है। वो एक देश के नेता हैं जिन्होंने अपने देश को पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया है, और आप इसे देख सकते हैं। मेरा मतलब है ये खूबसूरत है। आप उतरते हैं, सड़कें खूबसूरत हैं। ये एक अद्भुत चीज है। अब मुझे तुर्की से जुड़ी किसी भी चीज को लेकर कोई चिंता नहीं है। मैं कहूंगा कि तुर्की के साथ हमारा रिश्ता इस समय शायद पहले से कहीं बेहतर है। मेरे पहले 4 सालों में भी ये अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद ये उससे भी बेहतर है, अगर ऐसा संभव है। मुझे नहीं लगता। तो अमेरिकी सेना और तुर्की सेना मिलकर नाटो के लिए एक बहुत मजबूत और बड़ा सैन्य अड्डा बनाती हैं। क्या हम इस द्विपक्षीय बैठक और अंकारा के नेटो शिखर सम्मेलन के बाद रक्षा सहयोग बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जब मैं वहां जाऊंगा तो हमें पता चलेगा। हमारी बैठकें होंगी। मेरे कई नेताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं। कुछ नए हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं मैं ये काफी समय से कर रहा हूं। अगर आप उन 4 सालों को गिने जब हमारे यहाँ धांधली वाला चुनाव हुआ था, तो आप जानते हैं तब भी मैं राजनीति में बहुत सक्रिय था। लेकिन मैंने पहले 4 साल बिताए। मैंने 4 साल थोड़े अलग हालात में बिताए, और फिर हमारे पास एक अद्भुत साल था, शायद अब तक का सबसे अच्छा साल जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने देखा हो। जब आप अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमारे पास अब तक की सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था है। हमारे पास 19 ट्रिलियन डॉलर, ठीक ठीक कहें तो 19.2 ट्रिलियन डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश किए जा रहे हैं। ये अब तक की तुलना में 7 या 8 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि विश्व रिकॉर्ड है। मैंने अभी पढ़ा और बताया गया, जब मैं कार में उन खूबसूरत घोड़ों, शानदार सवारों और महान सैनिकों के साथ आ रहा था, और खबर आई कि टोयोटा मैक्सिको से बाहर निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रही है और अब तक के सबसे बड़े ट्रक और कार प्लांटों में से एक बना रही है। ये कमाल है। शुल्कों का सही इस्तेमाल यही असर करते हैं, और इसलिए हमारे पास इससे बेहतर अर्थव्यवस्था या संभावित अर्थव्यवस्था कभी नहीं रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पिछले प्रशासन के दौरान उनके पास 1 ट्रिलियन डॉलर से भी कम निवेश आया था, और हम असल में पहले 12 महीनों में 19.2 ट्रिलियन पर हैं, क्योंकि वहीं से असली फर्क पड़ता है। तो हम वहां 1.5 साल से हैं। अब वो संख्या काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन 19.2 ट्रिलियन स्कॉट सिर्फ 12 महीनों की अवधि में। किसी ने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। तो हमारे पास अब तक की सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था है। अभी अमेरिका में हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा नौकरियां हैं। व्यापार में हमारा कुछ देशों से अच्छा संबंध है, जिनमें तुर्की भी शामिल है। मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने अमेरिका से विमान खरीदे, और जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका से विमान खरीदते हैं, अगर इंजन की मरम्मत या अन्य चीजें होती हैं, तो इंजन के साथ कई चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ रखरखाव भी शामिल है। मुझे लगता है कि हमें इंजनों का रखरखाव करना और उनके रखरखाव में उनकी मदद करनी चाहिए।
जब आप हमसे विमान खरीदते हैं तो क्या हम ये कहेंगे कि अगर इंजन पर काम करना पड़े, उसकी मरम्मत करनी पड़े या उसे थोड़ा उन्नत करना पड़े तो हम मदद नहीं करेंगे? मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है। आप क्या करेंगे? कहेंगे मैं नहीं करूंगा। देखिए, तुर्की हमारे लिए, मुझे पता है, आप जानते हैं बहुत से लोग सहमत नहीं हैं। हालांकि मुझे लगता है कि समय के साथ वे मानने लगे हैं कि तुर्की हमारे लिए एक शानदार सहयोगी रहा है। तुर्की हमारे साथ रहा, वो दूसरी तरफ भी जा सकता था। वे ईरान और उससे जुड़ी समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वे मदद करने में कुछ अन्य देशों के साथ बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। वे इस लड़ाई में शामिल हो सकते थे। कुछ लोग उनके इजराइल के साथ रिश्तों की बात कर रहे हैं। वे इस लड़ाई में शामिल हो सकते थे। वे एक शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र है। उन्होंने ऐसा शायद मेरे कारण नहीं किया, लेकिन वे दूसरी तरफ लड़ाई में शामिल हो सकते थे। वे एक ऐसा राष्ट्र हैं जो बहुत बहुत अच्छा रहा है। मैं सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पे अपने लिए बोल सकता हूं। हमारे संबंध के मामले में वे कई मायनों में असाधारण रहे हैं, जिसमें ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की कोशिश भी शामिल है। हालांकि ये युद्ध नहीं बल्कि एक सैन्य अभियान है। ये परमाणु निरस्त्रीकरण है। असल में ये ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वे भी ईरान के पास परमाणु हथियार देखना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है। मुझे इस पे पूरा यकीन है। तो लेकिन जब वे हमसे कोई उत्पाद खरीदते हैं, चाहे वो विमान हो या कुछ और, जब रखरखाव का समय आता है तो मुझे लगता है कि हमारे पास उनकी मदद करने की जिम्मेदारी नहीं है। हम क्या करने वाले हैं? हम आपको वो उत्पाद इस्तेमाल नहीं करने देंगे जिस पर आपने पैसा खर्च किया है, और खासकर जब वो कोई ऐसा देश रहा है जिसने, सच कहूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कई अन्य पारंपरिक देशों से ज्यादा मदद की है। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है। मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। जिन्हें वैसे राष्ट्रपति अर्दोगन के लिए बहुत सम्मान है, उनके लिए बहुत सम्मान। कल हमारी लंबी बातचीत हुई थी जो काफी देर तक चली। इसके तुरंत बाद मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। मुझे लगता है कि दोनों ही समझौता करना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है कि इसमें इतना समय लगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ निकल के आएगा, और राष्ट्रपति भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ है। आप जानते हैं, मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं और मुझे लगता है कि हम सुलझाने जा रहे हैं। और मुझे अभी तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी युद्ध के मामले में मैंने देखा है, जब सबसे कम संभावना होती है तभी ऐसा हो जाता है। मेरी राष्ट्रपति पुतिन से बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। कुल मिलाकर अनुभव अच्छा रहा। कई बार मेरी पुतिन से बनती थी, लेकिन जेलेंस्की समस्या बन जाते थे, या उल्टा। जेलेंस्की बहुत अच्छे होते थे और पुतिन भी, दोनों ही अब इसे सुलझाना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ सौदे करता हूं और मुझे उनकी अच्छी समझ है, और मुझे लगता है कि वे करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम इसे सुलझा लेंगे। उम्मीद है कि जल्दी ही। पिछले महीने 35,000, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे, मारे गए। उससे पिछले महीने ये संख्या 24,000 थी। उससे पहले के महीने में ये 27,000 थी, और उससे पहले के महीने में ये 29,000 थी। लेकिन पिछले महीने 35,000 जवान सैनिक, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे, मारे गए, और ये पागलपन है। हमारे लिए रक्षा उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी सीमा शुल्क प्रतिबंध हटा दिए हैं। राजदूत बराक यमा हैं। इस बारे में उनके संदेश भी पिछले महीनों में आए थे। हम ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति भी इस बारे में सकारात्मक सोचते हैं। व्यापारिक लक्ष्य तक पहुंचना और नेटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप के आने से पहले ही इसकी घोषणा की गई थी। असल में उन्होंने ये नहीं बताया कि तुर्की ने गलती के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन साथ ही यह भी विरोधाभास रहा कि वे प्रतिबंध तुर्की पर लागू किए जा रहे हैं। और हमारे दर्शकों के लिए जो शायद इस घंटे की शुरुआत में यहाँ जुड़े हैं, जो हमारे नियमित प्रसारण की उम्मीद कर रहे थे, हम उसकी जगह अभी अंकारा से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। तुर्की की अंकारा हम प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं। वाह, दिलचस्प है। हम ट्रंप की प्रेस बातचीत देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो अपना समय उस सवाल का जवाब देने में बर्बाद करें, क्योंकि हम मार्को रूबियो, जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, महान विदेश मंत्री हैं, और स्कॉट बेसेट और पीट और बाकी सभी के साथ बहुत करीब से काम कर रहे हैं। हम प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं। अब समय आ गया है ऐसा करने का। ठीक है, हम दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। ये बहुत सीधी सी बात है।
बहुत सारे लोग हैं जिन पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं और हम खुद भी प्रतिबंधित हैं। हम दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। और राष्ट्रपति की वजह से आप जानते हैं हमारा सीरिया के नए नेता के साथ बहुत अच्छा संबंध है और उन्होंने शानदार काम किया है। सिर्फ 1.5 साल में उन्होंने देश को एकजुट किया है। मेरा उनसे अच्छा संबंध है। किसी ने कहा उन्हें वहां रखना मुश्किल है। मैंने और राष्ट्रपति ने मिलकर उन्हें मंजूरी दी थी। हम दोनों उन्हें चाहते थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। यह आसान काम नहीं है। प्रधानमंत्री मेलोनी और तुर्की पर वो ट्रू सोशल पोस्ट बहुत थकाऊ था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो अच्छी इंसान है। हमारा रिश्ता पहले अच्छा था, फिर उन्होंने मदद करने से इनकार किया, जिससे ये खराब हो गया। फिर से मैंने उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, लेकिन उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में शामिल होने से इनकार कर दिया। या आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ ईरान के मामले में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे मेरा उनसे रिश्ता थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन मुझे वो पसंद है। मुझे लगता है कि वो वाकई में अच्छी इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने गलती की। आप जानते हैं वे अपना बहुत सारा तेल वहीं से लेते हैं। हमें वहां से कुछ भी नहीं मिलता। हमारे पास बहुत सारा तेल है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा तेल है। वेनेजुएला जोड़ने पर हमारे पास सबसे ज्यादा तेल हो जाता है। हमें उन जलडमरू मध्यों की जरूरत नहीं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये जरूरी लगता है। उसने हमारा साथ नहीं दिया और मैं इससे खुश नहीं था। आप समझ सकते हैं, मैं इससे खुश नहीं था। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्या परिस्थितियां बदली हैं? क्या पुतिन खुलकर दिखे? किस बात पे? रूस यूक्रेन। क्या पुतिन रियायत देने को तैयार दिखे? कभी नहीं बदला। मैं बस नहीं चाहता कि वो लोगों को मारे। आप जानते हैं इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ता। जब बाइडेन यहां थे, उन्होंने उन्हें सैकड़ों अरब डॉलर के उपकरण दिए थे। अब मैं वो उपकरण बेचता हूं, आप जानते हैं, उचित दाम पर, पूरी कीमत पर। मैं इसे यूक्रेन नहीं, यूरोपीय संघ को बेचता हूं। वही भुगतान करते हैं। मेरे लिए इसका कोई और मतलब नहीं। मैं सिर्फ जिंदगियां बचाना चाहता हूं। आपके पास 25, 35, 30 है। एक बार ये महीने में 41,000 तक पहुंच गया था। वे मर चुके हैं। वे अपनी मां को यूक्रेन में छोड़ जाते हैं। वे अपनी मां और पिता को रूस और यूक्रेन में छोड़ जाते हैं। वे अलविदा कहते हुए हाथ हिलाते हैं। एक हफ्ते बाद वे मर जाते हैं। ये पागलपन है। मैं देखना चाहूंगा। इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बहुत दूर है। इसका यूरोप पे कहीं ज्यादा असर पड़ता है। हम यूरोप की मदद करने के लिए वहां हैं, लेकिन इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे बीच एक महासागर है। लेकिन आप जानते हैं, बस मैं जो हो रहा है उसे देख नहीं सकता। मैंने युद्ध क्षेत्रों की तस्वीरें देखी हैं और ये एक ड्रोन युद्ध है। ये ड्रोन का युद्ध है। ये पूरी तरह से नई तकनीक है और अब हम वास्तव में ड्रोन में अग्रणी हैं। हमारे पास सबसे उन्नत ड्रोन है, पर लोग इसकी हिंसा पर विश्वास नहीं करते। मैंने युद्ध क्षेत्र देखे हैं। वे मुझे तस्वीरें भेजते हैं। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं, मुझे मत भेजो। पीट, ये आदमी यहाँ मुझे तस्वीरें भेजता है, पीट हेग्सेथ। और मैंने कहा, पीट, जानते हो क्या, उन्हें देखकर कोई फायदा नहीं होता। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये नरसंहार है और इसे रुकना चाहिए। क्या हम युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी रियायत के लिए खुले थे? क्या हम युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी रियायत के लिए खुले थे? तुम्हारी संस्कृति? मैं दोनों के साथ अच्छी तरह निभाता हूं और हम इसे सुलझा लेंगे। राष्ट्रपति एर्दोआन इसे सुलझाने में हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे वे ईरान के मामले में भी मदद कर रहे हैं। किस संबंध में? खैर, यही बात नेटो के साथ मेरे रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क की मदद नहीं करता। डेनमार्क वास्तव में ग्रीनलैंड की मदद करने के लिए पैसे खर्च नहीं करता, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये चीन के जहाजों और रूसी जहाजों से घिरा हुआ है और ऐसा नहीं होने वाला। जहाजों की बात है, ऐसा नहीं होने वाला। वो ग्रीनलैंड था और आज भी है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए, डेनमार्क के नहीं। जब वे तैयार नहीं हुए, जबकि हम रूस के मामले में उनकी मदद करने पर इतना पैसा खर्च करते हैं, जबकि हमें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम अपने सभी सैनिक यूरोप से हटा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने शायद देखा होगा, यूरोप अब वैसा नहीं रहा जैसा 20 साल पहले था। बहुत अलग है, काफी अलग। ये बहुत अलग है और उन्हें आव्रजन और ऊर्जा के मामले में सावधान रहना चाहिए। अगर वे इन दोनों बातों में सावधान नहीं रहे तो यूरोप नहीं बचेगा।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।